नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में जब से महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब हर एक दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड ही होना चाहिए, तब से हालांकि व्यापारी संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि फॉन्ट साइज को लेकर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। जिसके बाद उनको कई राजनेताओं के और राजनीतिक पार्टियों के फोन आए। उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गृह मंत्री को पत्र जरूर लिखा था कि उनकी दुकान की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जो कि आज बढ़ा दी गई। काफी फोन आए, काफी सारे लोगों ने लैंडलाइन पे फोन किए हैं। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी सभी दुकानों पर बड़े अक्षरों में मराठी में साइन बोर्ड लगाने को लेकर राजनीतिक दलों में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। इससे व्यापारी सहम गए हैं। वे अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने धमकी भरे लिहाज में कहा, दुकानदार सोच ले, साइन बोर्ड बदलने का खर्च ज्यादा आएगा या दुकान के कांच बदलने का खर्च ज्यादा होगा। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने कहा, दुकानों के बोर्ड मराठी में लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज को लेकर आपत्ति है। उन्होंने सरकार से इस बारे में दुकानदारों पर दबाव न डालने की गुजारिश की है, साथ ही अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा की भी मांग की है। इसके बाद उनकी दुकान के आसपास पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई है। इधर AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने ठाकरे सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के चलते दुकानदारों का बुरा हाल है, उनकी गुजर बसर मुश्किल है। वे दुकान के साइन बोर्ड बदलने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? साइन बोर्ड बदलने का खर्च सरकार उठाए। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं और मराठी का विरोध करते हैं, ऐसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। सांसद जलील को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मुंबई में आज भी कोरोना के मामलों में कमी हुई है, लेकिन फिर भी BMC चिंतित है। चिंतित इसीलिए है क्योंकि अचानक कोरोना के मामला में इतनी कमी होना ये BMC को भी हजम नहीं हो रहा है। साथ ही मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। मुंबई घरों के लिए दिलासे की बात है। मुंबई में आज एक बार फिर से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 10,661 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 8,995 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है। 722 मरीजों को आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं 111 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। वहीं आज 21,474 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी कि कोरोना से ठीक हुए हैं। आज शहर में मौत का आंकड़ा चिंताजनक जरूर है। 6 महीने बाद मुंबई में सबसे ज्यादा 11 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी के साथ एक्टिव मरीज 73,518 हो चुके हैं। रिकवरी रेट 91% हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 58 है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एक के बाद एक पुलिस कर्मियों को भी कोरोना अब अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। नवी मुंबई में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में तीसरी लहर के दौरान 178 पुलिसकर्मी कोविड से प्रभावित हुए हैं। इनमें 36 अधिकारी और 142 कर्मचारी हैं। सभी 36 अधिकारी कोरोना की दोनों खुराक ले चुके हैं और इसीलिए हल्के लक्षणों से पीड़ित हैं और उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। 142 कर्मचारियों में से 3 अस्पताल में भर्ती है, जबकि शेष 139 होम क्वारंटीन है। 142 में से 139 ने कोविड टीकाकरण के दौरान दोनों खुराक ली है, जबकि 3 अन्य ने केवल एक खुराक ली है। संस्थागत क्वारंटीन सेंटर नेहरू में सावली और कलम्बोली में निवारा खाली है। पुलिस उपायुक्त अभिजीत शिवथारे ने बताया कि सभी संक्रमित अच्छे स्वास्थ्य में है और कोई भी किसी भी गंभीर संक्रमण का सामना नहीं कर रहा है। पहली लहर के दौरान 824 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे, जिनमें से 11 की मौत हो गई थी। दूसरी लहर में 181 पॉजिटिव मिले, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। पुलिस उपायुक्त अभिजीत शिवथारे ने बताया, नवी मुंबई पुलिस में लगभग 98% पुलिस कर्मियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और जिन्होंने दोनों खुराक ली है और 39 सप्ताह पूरे कर लिए हैं, उन पुलिस कर्मियों को बूस्टर खुराक देने की भी तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। सेल्फ टेस्टिंग किट ने BMC की चिंता बढ़ा रखी थी। कई लोग सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट तो करते थे, लेकिन BMC की वेबसाइट पर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जानकारी अपलोड नहीं करते थे। अब इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुंबई में मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा सही है या गलत, इसको लेकर बीएमसी असमंजस में है, जिसका कारण है कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग किट। पिछले कुछ दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग किट मेडिकल से खरीदा तो है, लेकिन नतीजा तो बीएमसी के साइट पर अपलोड ही नहीं किया। ऐसे में अब इनमें से कितने पॉजिटिव है और कितने नेगेटिव, ये पता करना लगभग नामुमकिन सा है। सेल्फ एंटीजन किट के इस्तेमाल के लिए बीएमसी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग किट खरीदकर कोविड पॉजिटिव आने पर जानकारी छुपा रहे थे। अब इस पर लगाम लगेगा। सेल्फ एंटीजन किट्स को लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा अब लगाम लगाने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से एंटीजन किट्स को लेकर डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर्स और केमिस्ट्री के दुकानों पर जिस तरीके से उसे देने की बात किया जा रही थी, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन अब इसकी जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अब उसे ऑथराइज्ड किया जाएगा। अब इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है, आप इसे ईमेल आईडी के द्वारा आप जो है इसकी पूरी देखरेख की जाएगी, जिसकी ईमेल करके आप hometestings@gmail.com और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा whogmp.mahafda@gmail.com ईमेल आईडी के द्वारा जो है आप ईमेल कर सकते हैं। और ICMR की वेबसाइट्स पर ये पूरी जानकारी जो है अब रखी जाएगी, जिससे लोग जो है एंटीजन किट्स की जो है लोग इसको छुपाते थे, अपनी जानकारी छुपाते थे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आते थे, जिसे देखकर सरकार ने, बीएमसी ने और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने अब इस पर कड़े निर्बंध लगाते हुए अब इसकी देखरेख करते नजर आएंगे। इस दिशा निर्देश के बाद अब ये उम्मीद है कि मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का सही आंकड़ा सामने आ पाएगा। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ये सोचकर कि वो भाई जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। विरार में महज एक जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई ने अपनी बहन पर, सगी बहन पर कोयते से वार किया। ये जमीन पर पड़े हुए खून, ये बिखरा हुआ घर, ये घर के अंदर कोयता लेकर जा रहा शख्स, ये सारी तस्वीरें, ये सारा नजारा सबूत है एक भाई की हैवानियत का। ये सबूत है कि आखिर महज जमीन के एक टुकड़े के लिए एक भाई अपनी बहन के खून का प्यासा भी हो सकता है। दरअसल घटना विरार पश्चिम के भाजी मार्केट के पास माया निवास की है, जहां 13 जनवरी को संपत्ति विवाद को लेकर सगे भाई ने अपनी ही बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जो सीसीटीवी में कैद हो गई, जब आरोपी राजू माया पाटिल अपनी बहन के घर घुसे कोयता लेकर। जब आरोपी राजू माया पाटिल अपनी बहन के घर गुस्से से कोयता लेकर जाता है, तभी अंदर से आवाजें आती है। अगल बगल वाले लोग घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब तक लोग अंदर जाते हैं तब तक आरोपी अपनी सगी बहन स्मिता शाह को बुरी तरह घायल कर चुका होता है। घायल स्मिता शाह को पड़ोसियों ने विरार के नजदीकी संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। नालासोपारा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ न जाने कितनी बार बलात्कार किया। नाबालिग बेटी का बलात्कारी बाप गिरफ्तार। 13 साल की अपनी बेटी को किया गर्भवती। नालासोपारा में कई बार बेटी से किया है बलात्कार। मीरा रोड से तुलिंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। ध्यान से देखिए इस हैवान को। सद्दाम इदरिस नामक इस हैवान ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम किया है। नालासोपारा में इसने अपनी ही 13 साल की बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया है। अपनी जुबान बंद करने के लिए बच्ची को धमकाया गया। मासूम बच्ची अपने ही बाप की हैवानियत का शिकार होती रही। जब बच्ची गर्भवती हो गई तो ये हैवान भागकर मीरा रोड जा छुपा, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाया। तुलिंज पुलिस ने उसे मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को इलाज के लिए मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बेस्ट लगातार घाटे में जा रही है और उस घाटे से उभरने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। इस बार क्या है बेस्ट की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। बेस्ट आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस संकट से उभरने के लिए बेस्ट अब नई सोच की जरूरत महसूस कर रही है।
इसके तहत बेस्ट अपनी जमीनों का उपयोग आर्थिक संकट से उभरने के लिए करना चाहती है। योजना के अनुसार शहरी क्षेत्र में उपलब्ध बेस्ट की करीब 300 एकड़ जमीन का उपयोग कमर्शियल लैंड के तौर पर किया जाएगा। इन जमीनों पर कहीं डेपो है तो कहीं दफ्तर और कहीं बेस्ट कर्मचारी के घर है। बेस्ट कर्मचारियों के घर के लिए तकरीबन 50 इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस दौरान कमर्शियल जरूरतों के लिए भी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेस्ट के सूत्रों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और पहले चरण में स्टाफ के घरों को रिडेवलप किया जाएगा। ये स्टाफ वर्कर शहर के प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। कहीं रेलवे स्टेशन तो कहीं बस स्टेशन के पास ये क्वार्टर मौजूद है, इसीलिए इन जमीनों की वैल्यू भी अधिक है। ऐसे में इनका कमर्शियल इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। बेस्ट के अनुसार वर्ली, वडाला, कोलाबा, परेल, अंधेरी और घाटकोपर जैसे इलाकों में उपलब्ध जमीनों का उपयोग किया जाएगा। बेस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि फंड के लिए विश्व भर के वित्तीय संगठनों से संपर्क किया जा रहा है। विश्व बैंक और अन्य बैंक की भी मदद ली जा सकती है। अधिकारी ने बताया कि इन वित्तीय संगठनों की शर्तों को देखा जाएगा और जमीन को रिडेवलपमेंट में किस तरह मदद मिलेगी ये हम करेंगे। इन वित्तीय संगठनों से ये भी पता चलेगा कि प्राइम लोकेशन में मौजूद बेस्ट की जमीन का इस्तेमाल बेहतर ढंग से कैसे किया जाए। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मानखुर में एक व्यक्ति देर रात अपने घर जा रहा होता है। उसी वक्त कुछ शराबी गुंडे उसके ऊपर हमला करते हैं। हमले के बाद 16 दिन तक अस्पताल में जंग लड़ने के साथ आज उस युवक ने दम तोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने गुंडों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके खिलाफ युवक को इंसाफ दिलाने के लिए अब भीम आर्मी सड़कों पर है। जब तक गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव नहीं लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीर है कांतेक चुबन नामक युवक। कांतेक 31 दिसंबर की सुबह काम पर निकले थे, शाम को जल्दी घर वापस लौटने का वादा करके, लेकिन अब तक ये युवक घर वापस नहीं लौटा है और ना ही अब कभी लौट पाएगा, क्योंकि कांतेक अब इस दुनिया में नहीं है। ये वाक्य है मुंबई के मानखुर्द इलाके का। 31 दिसंबर की रात को जब कांतेक अपने घर लौट रहे थे, घर के करीब थे, तब गुंडों ने अचानक उन पर कातिलाना हमला किया। जख्मी हालत में उन्हें सायन अस्पताल में भर्ती किया गया। तब से वो कोमा में, आज उनकी मौत हो गई। नवऱ्याला कोण मारलं त्याला फाशी भेटायला पाहिजे। माझा 1.5 वर्षाचा पोरगा आहे, कोण सांभाळणार आता? कोण आहे? त्याला फाशी भेटायला पाहिजे। माझ्या नवऱ्याला बिन कामाचं मारलेलं आहे, तो कामाला येतानी त्याला मारहाण केलेलं। कोण आहे? त्याला लवकर फाशी द्यायला पाहिजे। माझा पोरगा आहे छोटा, त्याला कोण बघणार आता? लावारीच झाला तो, त्याला लवकरात लवकर फाशी द्या। कांतेक पर 31 दिसंबर को जानलेवा हमले के बाद भी मानखुर्द पुलिस ने 2 गुंडों पर सिर्फ मारपीट का केस दर्ज किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। आज दलित युवक की मौत के बाद भीम आर्मी सड़कों पर उतरी। भीम आर्मी ने युवक की लाश लेने से इनकार कर दिया। जब तक गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक युवक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हम डीसीपी से जब मिले तो वो कुछ अलग ही बात कर रहे थे, हम गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, हमने 307 लगाया, लेकिन एफआईआर में तो कुछ भी नहीं है। तो झूठ बोला डीसीपी ने। तो पहले उस डीसीपी को निलंबित किया जाए, क्योंकि डीसीपी और यहाँ का जो नगर सेवक है, एमएलए भी, खासदार भी यहाँ का शिवसेना का है। इस सबके दबाव से शायद ये चल रहा है। ये अभी शंका धीरे धीरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें आंदोलन नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तो हमें इस सरकार से, इस पुलिस से संघर्ष करना पड़ेगा। और एक हमारी मांग है, उनका 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है। अभी वो आगे कैसा, जब बड़ा हो जाएगा तो उसका एजुकेशन प्रॉब्लम होगा, उसका आर्थिक प्रॉब्लम होगा। तो हमारी ये भी मांग होगी, इस सरकार ने कम से कम 25 लाख का आर्थिक निधि उनको सहकार्य करके देना चाहिए। कांतेक चुबन घर का इकलौता कमाऊ शख्स था। वैसे कांतेक की भी कोई स्थायी कमाई नहीं थी, क्योंकि वो नाके पर काम करने वाला मजदूर था, जहां कभी काम मिलता था तो कभी नहीं। लेकिन जैसे तैसे परिवार की गुजर बसर हो रही थी। कांतेक के माता पिता अब कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे। कांतेक की पत्नी का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। उसके 1.5 साल के बच्चे से हमेशा के लिए बाप का साया छिन चुका है। एक भाई है, एक बहन है। मेरा बेटा काम पे जाता था, सुबह शाम को आता तो 6 बजे। कभी लेट भी होता है, नाका पे कान पे से आने तो बोला कि मारा वो लोग को। मेरा बेटा को बिना वजह से मारा, बुला के कान पे से, ये बाबू मेरा बेटा बिना वजह से मारा। उन लोग को उसका बस फांसी चाहिए उसको।
उसके बाद उसको खून का बदला कौन मांगता है। कांतेक अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कांतेक को चाहने वाले उसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए मानखुर्द पुलिस स्टेशन में आला पुलिस अफसरों की सरगर्मी बढ़ गई है। कांतेक के घर वालों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। मुंबई में मराठी साइन बोर्ड को लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं, आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कि आखिर इस पर मुंबई के व्यापारियों का क्या सोचना है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाने को लेकर प्रस्ताव पास किया है। मुंबई के मुंबादेवी स्थित व्यापारियों से बातचीत के दौरान देखिए व्यापारियों ने आखिर क्या कहा है। क्या वो जो ये डिसीजन लिया है, अगर एक स्टेट वाइज में सोचने जाओ तो बहुत ही सराहनीय ये डिसीजन है। कारण आज अपन जो स्टेट में रहते हैं उस लैंग्वेज को अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश भी करना चाहिए जिसको नहीं भी आती है। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन बहुत सराहनीय है। और खाली बस एक ही है कि क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन देना चाहिए। ऑलरेडी व्यापारी तकलीफ में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो बोर्ड आज चेंज करवाने का खर्चा भी लंबा चौड़ा आता है, छोटा मोटा नहीं आता है। 5-25 हज़ार 50 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। तो थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दे के आगे उनको जो भी ये स्टेट का डिसीजन लिया है वो काफ़ी सराहनीय है। वोट बैंक मराठी अस्मिता को लागू करने के लिए या कायम रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। लेकिन एक मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ सभी प्रांत के लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं। तो इसमें ये करने से हमारे को लग रहा है कि ये एक कदम पीछे हट हो जाएगी तरक्की के लिए। जो होना चाहिए आगे बढ़ने की बजाय ये पीछे जाने की बात हो जाएगी। महाराष्ट्रीयन मराठी बोर्ड का मुद्दा जो उठाया है, हाँ मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र से खाते पीते हैं, सदियों से महाराष्ट्र से बड़े हुए हैं, तो एक प्रकार की अपने लिए अपने मन में एक प्रतिक्रिया, एक प्रेम, एक भाव होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा करके लोग, हमको बिजनेस करना है, हम बिजनेस इंडस्ट्री से हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग जो है महाराष्ट्रीयन है। तो अगर उनके लोग उनके, अब जिस दुकान पे मैं बैठा हूँ 1925 से दुकान है, तो सदियों से जो मेरे कस्टमर है आज अगर वो आते हैं तो मराठी में बोर्ड लिखा रहेगा तो उनके लिए एक अच्छा कंफर्ट रहेगा, तो वो नाम पढ़ पाएंगे। यहाँ एक जैसी कई दुकानें, आदमी सोचता है उसको नंबर तो ख्याल नहीं होता, नाम ख्याल रहता है। अगर इस एक में जिस दुकान पे आ रहा है अगर उसके लैंग्वेज में बोर्ड नहीं है तो मिस हो जाएगा, तो कहीं और दूसरी दुकान चला जाएगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महाराष्ट्र अगर सरकार ये रूल लाती है कि भी बोर्ड मराठी में लिखा जाए तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से व्यापारी वर्ग पूरी तरह से सहमत है। हालांकि कुछ व्यापारी असंतुष्ट भी दिखे, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा को प्राथमिकता देने को लेकर सही ठहराया। नवी मुंबई वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। टोल मुक्त करने का फैसला लिए जाने वाला है। अब ये टोल मुक्त किसके लिए होगा, किसके लिए टोल माफ किया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। नवी मुंबई वासियों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। MH43 वाहनों को एरोली और वाशी टोल नाके पर मिलेगी माफ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से की गई मांग। नवी मुंबईकरों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। MH43 वाहनों के लिए वाशी और अरोली पर टोल माफ किया जा सकता है, क्योंकि बेलापुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक मंडा महात्रे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से ऐसी मांग की है। इसको लेकर विधायक मंडा महात्रे लगातार फॉलो अप भी कर रही है। खास बात यह है कि मंडा महात्रे ने जब इस मांग को लेकर मंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया तो उन्होंने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जल्द कार्रवाई करने का वादा किया है, इसीलिए जल्द ही नवी मुंबई वासियों के लिए टोल माफ किए जाने की संभावना है। इस बीच विधायक मंडा महात्रे की मांग सफल हुई तो नवी मुंबई वासियों को काफी राहत मिलेगी। वर्तमान में वाशी एरोली जैसी दोनों जगहों पर वाहन चालकों को टोल चुकाना पड़ता है, जिसके कारण आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अगर टोल माफी होती है तो नवी मुंबई के आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मूवी की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।